अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज। मैं हूं अली डार। पीटीआई क़यादत की बड़कें, नारे, दावे और इनकलाब सब हुकूमती ऑपरेशन के सामने खसोखशा की तरह बह गया। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में दंदनाते फिरते इनकलाबी आज कहीं दिखाई नहीं देते और इसकी वजह हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली नहीं बल्कि पीटीआई लीडरशिप की कमज़ोरी, नाअहली और क़यादत का फुकदान है। इमरान खान की फाइनल कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद का रुख करने वाला एहतजाजी रैला रेत की दीवार साबित हुआ। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू होते ही तमाम कारकुनान और पार्टी क़यादत बशमूल बुशरा बीबी और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर उल्टे पांव भाग गए। पीटीआई की क़यादत में न सिर्फ हिकमत अमली का फुकदान नजर आया बल्कि सीनियर क़यादत की एहतजाज में अदम दिलचस्पी भी खुल कर सामने आ गई। पंजाब जहाँ से शुरू होने वाली अक्सर तहरीकें कामयाब होती हैं, पीटीआई के एहतजाज में न सिर्फ पंजाब की क़यादत खामोश तमाशाई बनी रही बल्कि पंजाब से पीटीआई के कारकुनान भी बाहर नहीं आए। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पार्टी की लीडरशिप ने मायूस किया है। पार्टी क़यादत एहतजाज के दौरान गायब थी। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी के अंदर तहकीकात का भी मुतालिबा किया है कि इमरान खान की जानिब से हदायत आने के बावजूद डी चौक जाने के लिए क्यों कहा गया। अली अमीन गंडापुर ने आज मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका धरना एक तहरीक है और ये तहरीक इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि हर नाकाम एहतजाज, धरने और इनकलाब की कॉल के बाद एक और एहतजाज की नवीद क्यों सुनाई जाती है? क्या पीटीआई क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और डील या मुज़ाकरात के सब दरवाजे बंद करवा बैठी है? ये तमाम तर सूरत हाल और इसके साथ साथ लेटेस्ट अभी ये कि अब से कुछ देर कबल शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कौम से खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर बार धावा बोला जाता है, मईशत पर धावा बोला जाता है, मुल्क पर धावा बोला जाता है और तकरीबकारी की जाती है। तमाम तर इस्लामाबाद की सूरत हाल पर उन्होंने सारे ख्याल किया और कहा कि ये लोग किसी भी तरह की रियायत के मुस्तक नहीं हैं और मुस्तकबिल में इनके खिलाफ एक्शन भी मुमकिन तौर पर शायद हो सकता है, ऐसा इजहार किया जा रहा है। जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ माहिर कानून तज्ज़ियाकार जहांगीर जदून साहब होंगे, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से फैसल चौधरी हमारे साथ आज के शो में होंगे, जबकि हमें मुस्लिम यूथ से भी हमारे रहनुमा को ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले फैसल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ की सियासत की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करनी और आपसे पहला सवाल जो कि इस वक्त हर कोई कर रहा है और वो तहरीक इंसाफ से उसका जवाब मांगना चाहता है कि ये फ़ाइनल कॉल थी या ये मिस कॉल थी या ये फिर एक बार अवाम के साथ तहरीक इंसाफ की प्रैंक हुआ है, हुआ क्या है? अली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मुझे एक कल पता लगा, मेरे बड़े आला से निकला कि शायद एक की कुछ टीम पे या डीएसएनजीज पे कुछ मामला हुआ, तो मैं उसकी आपके थ्रू ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और मीडिया जो हमारा साथ है इसको हमेशा जो है लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिस बात को काबू में रखनी चाहिए। हैविंग सेड सो, अली बुरा मत मनाइएगा, आपके इंट्रो से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये अता तारक साहब बोल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से आपने इंट्रो दिया है तो उसके बाद तो नून लीग के किसी रहनुमा की जरूरत है नहीं। तो गुजारिश ये है सर कि जो एहतजाज होते हैं, एहतजाज में ये फेलियर मोमेंट्स में कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन ये जदोजहद जारी रहती है और ये जारी रहेगी। और जिस तरह से हमारे शहदा की शहादतें हैं वो इस बात की मुतकाजी हैं कि जो मुल्क में आइन, जमहूरियत और कानून की बहाली, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए जो पुरअमन जदोजहद है आइन और कानून के तहत, वो हम जारी रखेंगे और हम उसमें जो है मुकम्मल तौर के ऊपर पुरअमन रह के आइंदा भी अपना एहतजाज करेंगे। और जो कल हमारे साथ हुआ वो हमारे पुरअमन सियासी इज्तिमा के ऊपर फायरिंग की गई, डायरेक्ट असॉल्ट किया गया, लोगों की लाशें गिराई गई और शहादतें हुई, इसकी आज जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है, मैं उसकी भरपूर तायद करता हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और इंटरिम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें। ये मुतालबा जो हमारी बार की तरफ से आया है, मैं इसको सेकंड भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लेम जिनको कह सकते हैं, अगर हमारे क्योंकि गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है तो, और लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग के बावजूद कल जो एनी शाहिदीन है उनकी वहाँ पे मौजूदगी के और दावों के बावजूद तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई शहादत जो है, जिस तरह से कंटेनर से वो एक बंदे ने, सिपाही ने एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को नीचे गिराया जिसके नतीजे में उसकी शहादत हुई, उनको भी जो है वो मुर्दे कैफरे का राह तक पहुंचाने चाहिए। मैं इसको एक इनफरादी फेल समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि ये किसी इदारे की ये जो है ये पॉलिसी है।
लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस तरह से कंटेनर से उनको नीचे धक्का दिया गया और फिर जो चाहते हुए इन सब की एक हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं और मुतालबा करते हैं। फैसल साहब, आई अग्री विद दैट कि आपका राइट है कि आप एतराज़ कर सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे इंट्रो से कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मेरे इंट्रो में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि वो दुरुस्त नहीं है या वो गलत बात बताई जा रही है, आपको लगता है वो ठीक नहीं है, तो हम उस पर बहस कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हर जगह यही बात चल रही है कि ये फाइनल कॉल थी, डू और डाई की बात थी, कफन बांध के निकलना था, बानी पीटिया को रिहा करवा कर रहना था, जब तक रिहा नहीं होना था बुशरा बीबी ने वहाँ से नहीं जाना था, और कारकुनान बहुत पुरजोश थे, वो तैयार थे, लेकिन क़यादत गायब हो गई। तो क्या ये बात गलत है? अली, इशू ये है कि आप इसको जो दूसरी साइड है, आप शायद इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। ये एहतजाज और अमन रहा और आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी और अली मीन वहाँ पे मौजूद रहे, जब तक उनके ऊपर हमला नहीं हुआ। जब तक आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें ये बात बताई है कि उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई, तो जान जो है वो तो सबको बचानी होती है। और इसी तरह से हमारे लोग जो हैं वो क्लेम किया जा रहा है और हमारे लोगों का दावा भी है और लोग वो बात करते भी हैं कि स्नाइपर की भी शूटिंग हुई है और डायरेक्ट फायर मारे गए हैं, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने वो दिखाया है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उतने दबाव में नहीं है, ये दबाव में नहीं होते, और फिर भी जो आवाज़ वहाँ पे पहुँच रही है वो होनी चाहिए। फैसल साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा, लेकिन ये पुरअमन तो नहीं रहा। जो मनाजिर हमारे सामने भी है, आपने भी देखे, एक न्यूज़ के दफ्तर पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, महसूर किया गया, लोगों को पथराव किया गया, तमाम तर वीडियोज़ मौजूद हैं, उसकी आग लगाई गई वहाँ पर, बहुत सारे पुरतशद्दुद वाक़यात वहाँ पर नज़र आए, पुलिस वाले भी ज़ख्मी काफ़ी हुए, तो पुरअमन एहतजाज तो ना हुआ। मैं एक न्यूज़ के ऊपर जो मामला हुआ है, मैं कुछ लोगों का इनफरादी अमल समझता हूँ, पार्टी पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं। मैंने इसलिए उसकी जो है प्रोग्राम के आगाज में मैंने इसको जो है वो मजम्मत भी किया। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, जिन लोगों ने जज्बात में आके ये काम किया, गलत काम किया है। आप समेत तमाम मीडिया जो है काबिल एहतराम है और उनकी एहतराम होना चाहिए उनको, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज़ है। अगर आपके जरिए हमारी आवाज़ अवाम तक पहुँचती है तो ये एक बहुत बड़ा काम है। जिस किस्म के दबाव में मीडिया काम कर रहा है, हम लोगों को इसका एहसास भी है और हम आपकी तहसीन भी करते हैं कि देखिए कि तमाम तर दबाव के बावजूद मीडिया जो है वो आवाज पहुंचाने में एक अपना किरदार अदा कर रहा है। वेरी काइंड, वेरी काइंड, वेरी काइंड। फैसल साहब, हमारे साथ जहांगीर जदून साहब भी, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर साहब, जो इस वक्त तमाम तर सिनेरियो आपने भी देखा, आपकी पहले तो ये कहिएगा क्या अंडरस्टैंडिंग है? मामला फ़िलहाल तो रुक चुके हैं, जिस तरह से पहले एक खदशा था कि बहुत बड़ा क्लैश होगा, मामला किस नहज तक पहुँच जाएंगे, अभी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि मामला आपको लगता है कंट्रोल्ड हैं, या आपको लगता है कि अभी फिर एक बार रिटेलिएशन आएगी किसी न किसी जानिब से? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तो यही लग रहा है कि मामलात आस्ते आस्ते कंट्रोल हो जाएंगे। पहली बात यह है कि देखें, पीटीआई की स्ट्रेटजी ये होती है कि जो ये बंदे साथ लाते हैं वो किसी स्टेज पे आके इनके कंट्रोल में नहीं रहते। जिस तरह आपने कहा जी, कुछ लोग देखें आगे डी चौक ऑलरेडी को 300-400 बंदा पहुंच चुका था। जब इनके जो कायदीन थे वहाँ पे थोड़े बहुत उनसे पूछा गया तो कहते हैं जी वो एडवांस पार्टी है, उसका हमें नहीं पता है। तो पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको बड़ा गले लगाया, कंटेनर पे चढ़ाया, फिर ऑल ऑफ सडन जो है वो उनको फिर पुश बैक किया, फिर वो पीछे चले गए। तो इनकी जो यंग लाट होती है वो इनके कंट्रोल में नहीं होती, ना ही वो बात मानते हैं। वो बड़े, आप देखें ना, डंडे उनके पास होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरअमन जो है वो एहतजाज हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, लेकिन जो इंसिडेंट कल हो गया है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ आके बैठ सके या कोई जो है वो उसको इस तरह की इजाज़त दी जा सके। ये आप देखें, एक वो ज़माना था कि पीटीआई वाले 126 दिन का धरना दे रहे थे, पीटीवी पे हमला हो गया, पार्लियामेंट के हाउस के गेट तक, पेशावर में रेडियो के दफ्तर पर भी हुआ उस वक्त। लेकिन आप देखें ना, बात यहाँ पे कैच पॉइंट ये है कि वो वाले धरने किसने कराए थे? आज दिन तक उन लोगों को सजा हुई है। कोई देखे, पूरे पाकिस्तान का उन्होंने नुकसान किया है। 2018 में के अंदर एक चलती हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके फारग किया है, और उसका जो खुरा है वो 2014 से शुरू होता है। वो धरने किसने दबाए थे? आज कोई ये जुडिशियल कमीशन तहकीकात कर सकता है वो उनके पीछे कौन लोग थे? जब वो लोग पीछे नहीं थे तो कल का धरना जो है कितना जल्दी खत्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जब चाहे धरना दिलवा देती हैं, जब चाहे धरना खत्म करवा देती हैं। अब पोलिटिकल पार्टी किसी के पास भी कोई पावर नहीं है इवन कि वो कोई धरना दे सके, कोई एहतजाज कर सके, क्योंकि एहतजाज में जब वो पुरअमन नहीं रहते, उसके अंदर जो यंग लाट होती है खुसूसन पीटीआई की, तो उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता है। तो अब मेरे ख्याल में तो एहतजाज के नाम पे कोई भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनको कोई इजाज़त नहीं देंगी कि दोबारा इस्लामाबाद में आए। फिर सबसे बड़ी देखें ना, वजह ये थी कि
गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाईवेज थे या मोटरवेज थे उनको ब्लॉक कर दिया था। तो गवर्नमेंट ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि ये धरना दे के 10 दिन 12 दिन बैठ जाए। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की शार्टेज हो गई और टमाटर जो है वो 500-600 रुपए किलो तक पहुंच गए। लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो खत्म हो रही थी। तो इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था। हम ये नहीं कि कुछ तशद्दुद करे गवर्नमेंट, हम उस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि कोई किसी की लाश गिराए, लेकिन जो डेटरेंस चाहिए होती है वो गवर्नमेंट यूज़ करे। अगर उससे ज़्यादा यूज़ की है तो उसकी बिल्कुल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बंदे इसके जिम्मेदार हैं दोनों तरफ से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और देखें ना, आप इसके अंदर कोई बंदा असला लेके आ जाता है, उसकी आप किस तरह स्क्रीनिंग करेंगे? एक मॉब आ जाता है, 20,000 बंदा है, 30,000 बंदा है, उनके पास असला है। अब एक पार्टी दूसरे पे ब्लेम करती है, दूसरे उस पे ब्लेम करती है। तो इसके लिए इंक्वायरी, गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज होते हैं। अब ये वहां से चले गए हैं, कोई इंक्वायरी इनके पीछे, अब ये कोई असला छोड़ के गए हैं, गाड़ियां छोड़ के चले गए हैं। अब तो जो मर्जी है सिक्योरिटी एजेंसी वहां पे गाड़ियां डाल के इनके जिम्मे डाल दे। इसमें देखें ना, एक फेयर इंक्वायरी चाहिए कि ये लोग जो है फायरिंग कैसे शुरू की, कहां से शुरू की, कितने बंदे इसमें डेथ हुई है, कोई हुई है, या डेथ के जो। अच्छा जदून साहब, मैं इस मामले पे आता हूँ। ये बड़ा आपने अहम मामला आपने उठाया कि अब लीगली इन मामलों का क्या बनेगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फैसल साहब, एक बहुत अहम सवाल वो ये जिसकी आप हमें बेहतर वजाहत दे सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आप मामला जानते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस वक्त चल रही है। हर बंदा जान रहा है कि लीड कौन कर रहा है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि शेर अफजल मरवत का बयान सामने आया। वो कह रहे थे कि जी मैं और अली अमीन गंडापुर ये चाहते थे कि हम डी चौक ना जाएं, लेकिन बुशरा बीबी के कहने पर हम डी चौक का हमने रुख कर लिया। और इससे पहले हम ये भी खबरें सामने आई कि बानी पीटीआई चाहते थे कि जी हम संजानी जाकर एहतजाज कर लें। तो इसमें सदाकत है? देखिए, जाहिर है जो संजानी के हवाले से बयान बैरिस्टर साहब का आया है और गौर और बैरिस्टर साहब दोनों की मुलाकात हुई, तो उससे तो आप इनको इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे ये बात नहीं हुई। तो लेकिन मैं जब खुद मेरी खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि काफिला कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि वो 0 पॉइंट से वो तो जिना एवेन्यू की तरफ से तकरीबन पहुंच गए होंगे, बिकॉज जब मैंने क्रॉस किया था उनकी ट्रेन जो थी वो पेशावर मोड़ क्रॉस कर चुकी थी। मैं पीछे से उसके जब मैं डेरा जा रहा था तो तब मैंने देखा, तो मैंने उनको ये बताया। तो फिर वहां तो वापसी मुमकिन भी नहीं थी। तो अगर कोई देखें, मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी जो है उनको मोरद इल्जाम इसलिए ठहराया जा सकता है। वो तो एक घरेलू खातून है, वो अपने शौहर की रहाई के लिए आई हैं। तो ये पॉलिटिकल कमेटी जो है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये अपनी जिम्मेदारी से पहले तो ये तो नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा मामला था तो ये उसको। फैसल भाई, मैं कता कलामी की माजरत आपसे चाहूँगा। आपने ठीक कहा कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, घरेलू खातून है, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो नज़र आ रहा था, लीड कर रही थी, कंटेनर के ऊपर थी, तमाम तर क़यादत उनके नीचे हमें दिखाई दे रही थी, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सियासी मामले को उन्होंने लीड किया और उनके कहने पर बहुत सारी चीज़ें हुई और माननी पड़ी। देखिए, बात यह है कि डॉक्टर साहब, बात यह है कि वो तो एक मशवरा दे सकती है ना अपने तई, लेकिन जो सियासी लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वो अगर वो अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं कर सकते या उनके सामने अपना मौकफ नहीं रख सकते, तो फिर कमजोरी ये बुशरा बीबी की तो नहीं है ना। ये तो फिर उन लोगों की है जो अपनी बात नहीं मनवा सके। अब उनके ऊपर सारा कुछ फेंक के खुद बरी जमा तो नहीं होगा जा सकता। मैं इस बात को नहीं मानता बतौर कारकुन। मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारान हैं जिनके जिम्मे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लगी थी। अगर वो और गौर साहब और गए भी थे मिलने, वो चेयरमैन है पार्टी के, तो अगर वो वहाँ पे नहीं कायल कर सके या कोई बात नहीं कर सके, तो मैं बुशरा बीबी को बिल्कुल इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मेरी दानिश में वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि सियासी तौर पर पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रेटजी देनी थी। अब बुशरा बीबी को जो है वो स्टेट गोट तो ना बनाया जाए, वो अपने निकली हैं खावन के लिए से महात्मा कलसूम नवाज साहबा निकली थी, अल्लाह उनको बरीक रहमत करे, या पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो नुसरत भुट्टो साहबा निकली थी, अल्लाह दोनों को बरीक रहमत करे। फिर इंडिया में आप देख लें, सरोजनी नायडू हो या इंदिरा गांधी हो, श्रीलंका में, बांग्लादेश में मिसालें मौजूद हैं। तो वो आती हैं और बेगम कुलसूम नवाज जो है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की राय के बाद वो राइट। फैसल साहब, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा इस तरह उठाएंगे क्योंकि आप वकील तहरीक इंसाफ भी हैं, माहिर कानून है। जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ ही हैं, वो भी माहिर कानून है। जहांगीर साहब, सवाल आपसे अभी ये करेंगे कि हम क्यों नहीं लीगल मामलात को लीगली सॉल्व करना चाहते हैं या कर रहे जो असल प्लेटफॉर्म है, जिसकी हमेशा इमरान खान साहब ने भी बात की है कि हमें कानूनी जंग लड़नी है, आइन पर बिलीव करना है। अगर हमने अदालतों की नहीं माननी, हमने जलसे जुलूस एहतजाज करके अपनी बात मनवानी है, तो फिर अदालतों की अहमियत क्या है?
देखिए ज़ाहिर है जो भी केसेस बनते हैं चाहे वो झूठे हो सच्चे हो, उनका हल तो यही है कि अदालतों के ज़रिए रिलीफ मिलता है। अल्टीमेटली जिसने भी रिलीफ लेना है अदालतों के ज़रिए लेना है। इस तरह तो कोई एग्जेक्टिव आर्डर से कोई बंदा जो है जेल से बाहर नहीं आ सकता जी। लेकिन अब देखें ना, इन सारे केसेस के पीछे जो है वो सबको पता है कि केसेस कौन बनाता है और केसेस की नोयत क्या होते हैं। अदालतें तो बेबस हो चुकी हैं। अदालतों ने जितना रिलीफ इनको दिया है इतना किसी पार्टी को नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद अगर ये एक केस में इनकी जमानत होती है तो 10 केस और बना दिए जाते हैं, या अब कल जो वाक़या हो गया है इसमें पता नहीं कितनी FIR और हो जाएंगी। तो इनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। बजाय इसके कि थोड़ा इनको सब्र करके पहले केसेस को ख़त्म करना चाहिए और कोई ऐसा तरीका निकलना चाहिए कि किसी तरह से लीगल जंग जो है करके ही बाहर आ सकते हैं। बजाय इसके जब ये वायलेंट या इस तरह के जो एग्रेसिव स्टांस लेते हैं तो फिर इन पे आगे अगर 100 केस है तो बाद में 150 हो जाता है। अब ये कल का जो वाक़या हुआ है बेशुमार FIR कटेंगी तो इसमें सारे इनके नाम होंगे जी कि इन्होंने उकसाया है, इन्होंने बेटमेंट की है। तो मेरे ख्याल में इन पे और FIR हो जाएंगी, पे इनका निकलना जो है वो खासा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अदालतों की तो वैसे भी मेरे ख्याल में कोई इस दौर में अभी ना कोई आइन और कानून पे तो अमल करना वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है। अदालतें तो अपनी अहमियत वैसे भी खो चुकी हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब से काजी फाइसा चीफ जस्टिस बने हैं तो उस वक्त के बाद जो है उनकी कोई वक़्त नहीं रही है। अदालतें देखें ना कितना करें, अदालतें यही कहती हैं कि इनको कितना मैक्सिमम अदालतों ने रिलीफ दिया है, लेकिन फिर भी जो है केस बनाने वाले हैं वो 2-4 और बना लेते हैं। इनको निकालना मकसद नहीं है। जब तक इनके हालात जो है जो केस बनाते हैं पीछे बैकफुट में है, जो आगे सामने नहीं है उनका चेहरा, जब तक उनके मामलात इनके साथ ठीक नहीं होंगे इनका बाहर आना जो है वो मुश्किल है। इसीलिए तो ये एहतजाज करते हैं। इनको पता है कि अदालतें हमें जमानत देती हैं, हमें बाहर को नहीं निकालेगा और केस बना देंगे। अदालतों ने खुद कहा है, अदालतें हम रोजाना जाते हैं। आज हाई कोर्ट के अंदर जजों ने कहा जी कानून और आइन की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई अहमियत खत्म हो गई है, क्योंकि एक आर्डर देते हैं जी वही काम करो, वो होता ही नहीं है, उसको उल्टा कर देते हैं। तो जो हमारी पावरफुल जो ताकतें हैं वो अदालतों को इतना अब जो है वो खातर खा नहीं लाती। अदालतें भी फुली उनके कंट्रोल में है और जो काम वो उनसे भी कराना चाहते हैं वो कर रही हैं। ठीक है, हमें मुस्लिम लीग नून से भी ज्वाइन किया है दानियाल चौधरी साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद कुछ जो चीज़ें हैं वो नून लीग के हवाले से उनसे जानेंगे। दानियाल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि जो अभी पिछले चंद घंटों के अंदर हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, पहले तो ये कहें कि आपको लगता है कि आपने मामलात ठीक तरीके से कंट्रोल कर लिए हैं, और दोबारा अगर इस तरह का मामला फिर सामने आता है, फिर एक बार एहतजाज नज़र आता है, फिर किस तरह से डील करना है आपने? देखिए जी, जिस तरह हुकूमत ने इसको डील किया है, ये तो लाशें लेने के लिए आए थे और लाशें बिछाने के लिए आए थे, और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह यहाँ लाशें मिल जाए। इन्होंने जो लोग लेके आए थे अपने साथ, अफगान नेशनल्स और लोग जो लेके आए थे, उन्होंने लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी, उन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को मारा, उन्होंने यहाँ तकरीबन 6 लोगों को शहीद किया। उसके बावजूद जितनी भी यहाँ पुलिस और फोर्सेस थी वो अनार्म्ड थी, और जिस तरह उनके साथ किया गया, ये एक और सानिया 9 मई है और ये 26 नवंबर का जो दिन है, ये हुकूमत और रियासती इदारे ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। ये नहीं हो सकता कि सरकार हुकूमत जो है उसकी रिट को आके कोई जत्था चैलेंज करे। यहाँ हजारों आप शेल्स मारे, आप डायरेक्ट पुलिस वालों को गोलियां मारे और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा। जो इन्होंने किया वो उसकी आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती, और जिस तरह ये लोगों को लेके आए, अब तो हमें जो लोग अरेस्ट किए हैं तो कहानियां खुल के सामने आ रही हैं। नहीं, अब तो एक्शन का टाइम है। दानियाल चौधरी साहब, जिस तरह से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू की, तमाम तर टीवी चैनल्स ने दिखाया भी, उस पर उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि अब एक्शन का टाइम है। क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से डील करेंगे, क्या कोई सख्त प्लान तैयार है डील करने के लिए? देखिए, प्लान जो है, जिस तरह मैंने कहा कि ये वो जमातें जो पाकिस्तान को जलाओ गिराओ, बंद करने की, तफरीक की और नफरत की सियासत करती है, उन पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में एक ही सोच आगे बढ़ सकती है, या वो तफरीक, नफरत और मुल्क को तोड़ने की और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सियासत है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सियासत है। जो लोग ये जत्था लेकर आए थे, जिस तरह इन्होंने
सरकारी मशीनरी के भी इस्तेमाल करके, असला इस्तेमाल करके जो इन्होंने दहशतगर्दी के इवेंट्स किए हैं, इनको भूला नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो तो कह रहे हैं पहले सख्त कार्रवाई की गई, हमारे खिलाफ बड़ा जुल्म हुआ है और बड़ा हमें मारा पीटा गया है, बड़ी अमवात भी हो गई हैं और बड़ी तारीख रकम कर दी है जुल्म की आपने ऑलरेडी। कौन सी अमवात? झूठ बोलते हैं। कोई बंदा जो अमवात होकर हुई हैं तो इनकी अपनी गाड़ियां और अपने लगने की वजह से हुई। कोई स्टेट ने फोर्स नहीं यूज की, कोई असला इस्तेमाल नहीं किया। ये तमाम चीजों को अब सबटाज या पूरे वकूए में अपने आप को बरी जिम्मा करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। फैसल साहब ये मनगढ़ंत बातें हैं, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ नहीं, फैसल साहब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, दानियाल साहब जो है वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और लेकिन उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम बात हुई है। तो गवर्नमेंट के जो व्यूज हैं वो तो उसमें तो ये फिर थोड़ा तजाद आ गया। इन्होंने कहा कि हम बात हुई है, लेकिन जो है वो अपना उसमें जो दूसरे लोग थे वो तो कुछ और कह रहे थे। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कमीशन जो है वो करे। और बाकी ये बात है कि दानियाल भाई हैं, उनसे तब क्या बात करें। 47 की सारी हुकूमत है, ये आइन और कानून की बात करते हुए किस मुंह से बात करते हैं। अगर डॉक्टर साहब आपने आइन और कानून की बात करनी है तो ये बताएं कि केपी में सेनेट के इलेक्शन क्यों नहीं हुए। रिजर्व सीट्स का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, अभी तक क्यों नहीं एलोकेट की गई। फॉर्म 47 का फ्रॉड जो है वो कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ट्रिब्यूनल्स ने आज तक पंजाब में खासकर कितने फैसले दिए और क्यों नहीं दिए। और कानून साजी जो है वो इस तरह से की जा रही है कि एक दिन एक शिक निकाली जाती है तो 2 महीने बाद दोबारा वो डाली जाती है। तो ये तो सारी कंकॉक्शन है। फैसल साहब मैं इस पे इसी पर बात करेंगे, यहीं से आगाज करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हुआ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि जो अब फर्दर लीगल केसेस बनने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, बल्कि बन चुके हैं, उसका मुस्तकबिल अब क्या होगा। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल के हवाले से जो कि नाकाम हो गई और जो प्लान था तहरीक इंसाफ का वो हमें होता दिखाई नहीं दिया। कहा था कि इमरान खान साहब को रिहा करवा कर इस एहतजाज को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हो पाई और जो पिछले चंद घंटों के अंदर हुआ वो सबने देखा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नैयर बुखारी साहब ने। नैयर बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि आपने तहरीक इंसाफ के साथ अभी जो हुआ पिछले चंद घंटों के अंदर वो आपने बिल्कुल देखा होगा और आप डीपली आपने उसको ऑब्जर्व भी किया होगा। आपके ख्याल से क्या वजूहात हैं, क्यों ये नाकामी हुई और क्या लीडरशिप के अंदर आपको कोई फुकदान दिखाई देता है या आपके ख्याल से ये प्लान ही गलत था, इस तरह होना ही नहीं चाहिए था। और ख़ास तौर पे ये भी बताइएगा कि आप फर्दर आप क्या देख रहे हैं जो केसेस के हवाले से मामला चलेंगे। शुक्रिया। गुजारिश है कि पीटीआई के मामलात पे मुझे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी अपनी लीडरशिप बहुत सारे सवालात उठा रही है पीटीआई की कारकर्दगी पे और पीटीआई की जो प्लान था उस पर शौकत यूसुफजई साहब का बयान आपके सामने है कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपनी लीडरशिप के बारे में क्या बातें की। मैं समझता हूँ उसके लिए मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो पीटीआई का जो अंदाज़ सियासत है वो तो उसको पजीराई सिवाय एक सूबे के कहीं और तो मिली नहीं, और वो भी वहाँ गवर्नमेंट थी। अगर गवर्नमेंट ना होती तो शायद इतने लोग भी वो वहाँ से ना ला सकते। लेकिन है कि अगर आप समझते हैं कि एहतजाज के ज़रिए ही मुल्ज़मान को छुड़ाया जा सकता है तो फिर कानून की ना तो अहमियत होगी, ना बालादस्ती होगी, ना ही कानून पे अमल दरामद हो सकेगा। जो केसेस हैं भला इनका मौक़िफ़ है कि ये बेबुनियाद है, लेकिन इस बात को प्रूव करना का कोर्ट ऑफ लॉ पे है, तो वहाँ पे वो करें। वहाँ से उनको रिलीफ मिल भी रही है और वो अपने मुकदमात वहाँ कंटेस्ट भी करें और प्रोसिक्यूशन भी अपनी कोशिश करे, डिफेंस अपनी करे, लेकिन अल्टीमेटली आइन और कानून के मुताबिक जो फोरम है उसी भी होना चाहिए। मैं बिलखसूस क्योंकि इस्लामाबाद का वासी हूँ, हम तो बहुत तंग आ चुके हैं आए दिन के इन एहतजाजों से कि जब इस्लामाबाद के मकीन महसूर होकर रह जाते हैं
और हर तीसरे दिन ये कॉल दे दी जाती है कि आया हुकूमतें इस तरह घर भेजी जाती हैं। आइन में एक तरीका है। 2018 में भी जिस अंदाज से इंतखाबात हुए, जिस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, बहुत सारी सियासी जमातों को उन इंतखाबात पे भी उनके नताइज पे एतराज़ था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपना किरदार पार्लियामान के अंदर अदा किया और वो जमातें जो उस वक़्त उन इंतखाबात के नताइज को नहीं मान रही थी, उनको परसुएट किया कि पार्लियामेंट एक फोरम है, आप उस फोरम पे आके बात करें। और वो असेंबली 5 साल चली और फिर जो कानूनी तरीका था, आईनी तरीका था, उसके ज़रिए अदम एतमाद लाया गया और हुकूमत को घर भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी खासी तादाद अभी PTI के मेंबरान की मौजूद है पार्लियामेंट में और वो अपना किरदार पार्लियामान के अंदर अदा करें और फिर जहाँ पे इश्यूज हों उनको रिजॉल्व करने की कोशिश डायलॉग से होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा डायलॉग करते भी हैं। मैंने इस मुल्क में तारीख 1968 की भी देखी, हमने 77 की भी देखी, बाद में भी देखी, 92 का लॉन्ग मार्च, 93 का लॉन्ग मार्च भी देखा। तो सारी बातें गुफ्त शनीद से तय होती है। बुखारी साहब कतई कलामी की माजरत चाहूँगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए और उस पर हमने देखा कि पेशरफ भी कुछ ना कुछ दिखाई दी, लेकिन बिलाखिर डेड लॉक रहा। उसके बाद डिसाइड किया गया कि एहतजाज करना ही करना है। आपके ख्याल से जो एहतजाज किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो पुरतशद्दुद भी हुआ और जिस तरह से हुकूमत ने डील किया उसको आपके ख्याल से ठीक तरह डील किया है? वो कहते हैं जी बहुत जुल्म हुआ है, सीधी गोलियाँ फायर की गई हैं, बहुत लोग जख्मी हैं। देखिए, उस पर हुकूमत का मौका भी कौम के सामने है और PTI का भी। कितनी तादाद में लोग इस्लामाबाद से आए वो भी बड़े वाज़ेह है। चंद हज़ार, मैं नहीं समझता हूँ कि 5,000 से कुछ ज़्यादा लोग आ सकते हों और डी चौक पे भी तो उससे भी कम तादाद थी। लेकिन जो रवैया अख्तियार किया उन्होंने, उस रवैये के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास क्या हिकमत अमली रह जाती थी कि वो इनको डिस्पर्स ना करते। और उन्होंने डिस्पर्स जो किया उसमें भी देखें कि ये इनका मौका है कि जी बहुत सारी लाशें हैं या बहुत सारी लोग वहाँ पे मारे गए, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस इनके पास था नहीं। अगर होता तो ये मीडिया के पास होता, अगर होता तो सोशल मीडिया का जो सहारा लेते उस पर आते। लेकिन कैटेगोरिकली गवर्नमेंट का मौका है कि बुलेट्स तो उन्होंने यूज ही नहीं की और जो उधर पुलिस थी उनके पास फायर आर्म्स तो थे ही नहीं। अगर कोई बंदे वहाँ पे मरे होते तो इस वक्त तक तो चीजें सामने आ गई। इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है? देखें, इस पे अभी ये अपना एक मौका बयान करना चाहते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी ये मौका इस जवाब का क्या होगा, ये आया जुडिशियल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आइन में जो हुकूक किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है वहाँ पे आम शहरी के भी हुकूक है। मैं बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बताऊँ कि मुझे जो राइट्स गारंटेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? और जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी कानून को वायलेट करेगी, आइन को वायलेट करेगी और डिस्ट्रप्शन करेगी तो फिर तो कानून के मुताबिक जो स्टेट फंक्शनरीज हैं उनको तो काम करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यह है कि मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, मईशत को नुकसान खासा हुआ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ नैयर बुखारी साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जहांगीर जदून साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी। मेरा सवाल आपसे ये है कि PTI ये कहती है कि हमने इस्लामाबाद को बंद कर देना है और हमने वहाँ जाकर धरना दे देना है, जिससे हमें सुनने को मिलता है कि जी 190 अरब का नुकसान होता है रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन हम देखते हैं दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है वो इस्लामाबाद के अलावा और भी एरियाज़ को बंद कर देती है, मोटरवेज बंद हो जाती हैं, लाहौर में बंदिश होती है कुछ जगहों की। तो नुकसान तो अल्टीमेटली और भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो आपके ख्याल से इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है फिर मईशत को डैमेज करने का? देखें, गवर्नमेंट को वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी बंद करने की। ज़ाहिर इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिए तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टिव मेजर करने थे। अगर प्रोटेक्टिव मेजर नहीं करते तो फिर 9 मई वाला इंसिडेंट होता है। अगर प्रोटेक्टिव मेजर करते हैं तो फिर उसका ये रिजल्ट होता है। आप देखें,
जो भी एहतजाज करना है पुरअमन करें, उसको कौन मेक श्योर करेगा कि एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा। देखें ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप होती है जो आपस में कंसेंसस होती है या बात करते हैं कि चले एक डेटरेंस पैदा कर दिए है, अदारे ने कहा जी कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना है। देखें ना, तो उसके पीछे भी तो एहतजाज हो सकता है ना। ये ज़रूरी तो नहीं आप एक जगह जो आप अदारे कहते हैं कि यहाँ से आगे ना, ये रेड जोन है, तो एहतजाज तो आप पीछे भी कर सकते हैं, किसी और जगह पर भी एहतजाज कर सकते हैं, पहले भी एहतजाज हुए हैं। लेकिन आपने जब रेजिस्टेंस यही देनी है कि हमने उसी जगह पे एहतजाज करना है जहाँ पे गवर्नमेंट मना कर रही है, तो फिर ऑब्वियसली आपका क्लैश होगा गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट को अपनी रेट इसलिए मनवानी है कि अगर आप वहाँ पे बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट ने तमाम जो मोटरवेज बंद कर दिए थे, आपको मैंने पहले बताया कि जी सब्जियां और टमाटर कहाँ पे पहुंच चुके थे, पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई थी। अगर इस तरह 8-10 दिन गुजर जाते तो मैशियत तो जितना उसने कोई एक साल में ऊपर हुए वो एक साल नीचे चली जाती, तो फिर इसका जो बड़ा बैकलैश आना था। तो आखिरकार जो सफरर है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। मैंने पहले आपको बताया है कि धरने के पीछे जो मुहर्रकात होते हैं, 2014 का जो धरना जिन लोगों ने दिलवाया है वो तो कोई जाके बाहर सेटल हो गए हैं, वो अरबपति बन गए हैं। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों को हुआ है। उन लोगों को तो नुकसान नहीं हुआ है जो इन लोगों को लेके आए थे, 126 दिन बिठाया, पीटीवी पे हमला कराया, पार्लियामेंट के गेट के, कभी आपने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस के गेट तक पहुंच के? रात को तो ये नहीं पहुंच सके आगे, क्योंकि जो लोग धरना दिलवाते हैं वो उनके जब पीछे होंगे तो आप सेटन भी कर सकते हैं, आप आगे भी जा सकते हैं। फिर पुलिस फोर्स जो है वो बात उन्हीं की मानती है कि जी आप इनको छोड़ दें, कंटेनर हटा दें। तो जब आपने खुद धरना दिया है तो आप देख लें, फिर आप स्टेट के साथ तो टक्कर नहीं ले सकते। स्टेट तो फिर अपना रास्ता बनाती है, तो फिर उनका हुक्म भी मानना पड़ता है कि आप जो है ये धरने की जगह है। बाज़ का देखो नेगोशिएशन होती है, आपने एक डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी होती है कि जी मैं वहाँ पर बैठना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं ठीक है जी आप 2 दिन नहीं, आप आगे भी इन्होंने लाहौर में कहा, उन्होंने कहा जी इतने आप 7-8 बजे आप ये जलसा करें और ख़त्म करें। तो इस तरह नेगोशिएशन से जो बात हो सकती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। इनकी प्रोटेस्ट कॉल भी, एहतजाज भी रिकॉर्ड जाता है। क्यों नहीं करते ऐसे? फैसल साहब, जिस तरह से जहांगीर साहब भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा वेन्यू चूज कर लिया जाए जो जहां पर परमिशन हो, उसकी बाकायदा इजाजत आपको मिल जाए, वहां पर जाकर एहतजाज कर लें। वो संजानी हो, कोई और एरिया हो, ये पुरतशद्दुद हमेशा ही हो जाता है मामला। बेशक आपकी इंटेंशंस नहीं होगी, पर मामला हमारे सामने आते हैं तो वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कहिएगा कि कारकुनान का जो ट्रस्ट लेवल है अपनी क़यादत पर, आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं मुतासर हुआ है, मायूसी हुई है कि हमेशा हमारे साथ बुलाकर एक मिस कॉल हो जाती है, जो प्लान होता है वैसा होता नहीं है? नार साहब ने बुहारी साहब चले गए हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में आप जरूर कहें, वो सुनेंगे, आपका मौक़िफ़ जरूर सुनेंगे, आप बताइए। वो उनका कॉम्प्रोमाइज किस्म का एक मौक़िफ़ आया है और इस्लामाबाद के शहरियों ने उनको रिजेक्ट किया है। हालिया इलेक्शन में भी मेरे ख्याल में 9,000-8,000 वोट उनको टोटल पड़े हैं, तो वो तो नुमाइंदा नहीं कह सकते। लोग नुमाइंदा तो PTI के वो लोग हैं जो तीनों इस्लामाबाद के हल्कों से जीते हैं और PTI इमरान खान के टिकट पे जीते हैं, वही लोग नुमाइंदे हैं। बाकी जो वर्कर्स का आप कह रहे हैं अदम एतमाद है, तो वर्कर्स का लीडर तो सिर्फ एक इमरान खान है। इमरान खान के ऊपर पूरा एतमाद भी है और ये कॉल भी इमरान खान की थी, तो वो लोग निकले हैं। बाकी अगर लीडरशिप की कोई कमी कोताही हो या नाकामी जो है, उसके ऊपर फैसला जो इमरान खान साहब ने लेना है, पार्टी ने लेना है, वो इंटरनल मामला है। जो भी लीडर हजरात अगर कोई सियासत लंबी करना चाहता है तो उसको तो फिर ये बात का एहसास होना चाहिए कि अगर आप घर में 2 दफ़ा मेहमान बुलाएं और अवेलेबल ना हो तो तीसरी दफ़ा मेहमान भी नहीं आते। तो लीडर और कारकुनान के बीच में रिश्ता ही एतमाद का होता है और वो एतमाद का रिश्ता इमरान खान के सूरत में मौजूद है। इमरान खान साहब जब भी कॉल देंगे लोग आएंगे। राइट, एक और अहम नुक्ता फैसल साहब वो होगा कि जो पार्टी कारकुनान हैं वो पंजाब से क्यों हमें दिखाई नहीं दी है, पंजाब की क़यादत कहाँ पर थी, इस पर बात करेंगे आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज दिन बात करें तहरीक इंसाफ के होने वाले एहतजाज के हवाले से, और जो पिछले चंद घंटों में हुआ उस पर बहुत सारी इस वक्त डिस्कशन चल रही है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि KP से तो लोग आए, एहतजाज में भरपूर शिरकत भी की, कितने लोग थे ये एक अलग बहस है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है यहाँ पर कि पंजाब की क़यादत कहाँ पर थी, कहीं नज़र नहीं आई। क्या वजह थी कि वहाँ की लीडरशिप क्यों नज़र नहीं आई और क्यों वहाँ के लोगों को नहीं निकाल पाई? फैसल चौधरी साहब हमारे साथ ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वकील हैं तहरीक इंसाफ के। फैसल चौधरी साहब, ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगा कि पंजाब की क़यादत कहाँ थी, सारे KP से नज़र आ रहे थे लोग? पंजाब से देखिए, पंजाब में और खासकर जो सेंट्रल पंजाब है उसकी आमदोरफ्त के जो सारे रास्ते भी बंद थे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि लेकिन ये रास्ते बंद या रास्ते मसदूद होना जो है ये तो पहले से पता होना चाहिए था। पूरा पाकिस्तान जिस तरह से फोर्टिफाई कर दिया, लाहौर में सिर्फ वाघा की तरफ से आने जाने वाला रास्ता खुला था, बाकी सारे रास्ते बंद थे, खारजी और अंदर दाखिल होने वाले।
इसी तरह से आप देखिए कि मोटरवेज बंद, जीटी रोड बंद। मेरा गांव जो है वो मंगला के पास है, तो मंगला का जो ब्रिज जो आजाद कश्मीर को जाता है वो बंद, और मेरे गांव के आगे जो एक चौक है दीना की तरफ जो जाता है वो भी बंद। तो यानी इस किस्म के जो इंतजाम किए गए, लेकिन ये तमाम जो है मुश्किलात ये तो सबको मालूम थी कि ये आनी है, और ये इन मुश्किलात का सद्देबाब भी करना था। हमारे जो एमपीएस हैं जैसे तैयाब सिंधु साहब हैं गुजरावाला से, उनका जो है वो तशक्कुल अब्बास साहब का जो घर भी तोड़ दिए गए, गिरफ्तारियां जो यूनियन कौंसिल लेवल पे जाके की गई, लेकिन जो पंजाब से जो जिस किस्म का रिस्पांस मुतवक्के था वो नहीं आया। तो लेकिन उसकी जो मेजर रीजन है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और पंजाब में अभी आपको पता है पिछले 2-2.5 साल से केपी में वहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे हुकूमत भी है तहरीक इंसाफ की। तो पंजाब में तो एक बर्बरियत और जो रियासती जबर है, पीटीआई मुसलसल उसका शिकार रही है और जख्मी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तमाम बातों के बावजूद जो लीडरशिप वहाँ पे नहीं आई है वो तो जवाब डेफिनेटली कारकुनान को है और इमरान खान साहब को है। तो वो बिल्कुल जवाबदेह है वो लीडरशिप, क्योंकि खान साहब ने जो कॉल दी थी वो पाकिस्तान भर से दी थी कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो तमाम तर पहुँचे। अच्छा फैसल साहब, लास्टली आपसे जो सवाल तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगला लाहे अमल अब क्या है तहरीक इंसाफ का, नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है, और साथ में ये भी बताएं कि मुज़ाकरात के ऊपर कोई अब मज़ीद पेशरफ हो सकती है। देखिए मैं हमेशा से एडवोकेट रहा हूँ सियासी मुज़ाकरात का, और इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि हम कोई बंदूक के जोर पे तो नहीं करेंगे, मुज़ाकरात तो सही कर सकते हैं। तो अब मेरा जो जाती ओपिनियन है वो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो हमेशा जो अपोजिशन से जो है डायलॉग का हामी रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि पहले अपोजिशन को अपना नाइस बनाना चाहिए, फिर बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ ये बात करनी चाहिए, और बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है, बढ़ना चाहिए भी। कोई भी जो है वो खासकर जब खान साहब ने खुद के अंदिया दिया, उन्होंने 3 नकाती एजेंडा दिया है, बाकी जो दोस्त हैं जो सियासतदान हैं सियासी पार्टियां हैं वो अपना एजेंडा दे सकते हैं, और इस एजेंडे के ऊपर फिर गुफ्तगू करके आगे बढ़ा जा सकता है और बढ़ना चाहिए। राइट जहांगीर जनून साहब, यही सवाल आपकी तरफ के जो मामलात हैं मुज़ाकरात से मुताल्लिक, टॉक से मुताल्लिक, बातचीत के अमल से मुताल्लिक, इस पर कोई पेशरफ क्यों नहीं हो पा रही? ये डेडलॉक हम देख रहे हैं मुसलसल चल रहा है। अगर ये नहीं होगा, मामला आगे बढ़ेगा तो फिर एक बार एक कॉल आएगी और कहा जाएगा ये डू और डाई है, फाइनल कॉल है, फिर दोबारा गिरफ्तारियाँ होंगी, तोड़ फोड़ होगी, नुकसान होगा, मईशत मुतासर होगी। तो क्यों नहीं हम रास्ता अपनाते टॉक्स का, बातचीत का? देखिए ये जो बातचीत है इसमें तो रुकावट पहले पीटीआई थी, क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग नहीं करने, हमने एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। वो कहते हैं जी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो पावर कोई नहीं है। तो देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी के पास जब पावर नहीं है तो आप डायलॉग भी नहीं करना चाहते, तो जो एस्टेब्लिशमेंट से आप करते हैं वो आपसे नहीं करना चाहते, तो इसका कोई वे फॉरवर्ड तो निकलना चाहिए ना। तो इनको चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करें। देखिए ना, एक आपने एक केस रजिस्टर कर दिया वो झूठा है, उसका तरीका तो यही है ना कि आप अदालत में जाएंगे, वहाँ पे साबित करेंगे केस झूठा है तो आप छूट जाएंगे। वो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ होती है अदालत की या जो प्रोसेस होता है उसमें पढ़ने के बगैर चारा नहीं है। जो भी मुल्क के अंदर आइन और कानून होता है, आपकी क्या मर्जी है कि जितने पाकिस्तान के अंदर जेलों के लोग हैं वो उन्होंने वाकई सारे जुर्म किए होंगे, बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो बेगुनाह होंगे लेकिन वो जेल के अंदर कैद भी कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी सफ़र कर रही है। वो फाइनली जो है इस मुल्क के अंदर फिर कंपनसेशन भी नहीं मिलती। जब बंदा बरी हो जाता है या उसको कहते हैं जी ये चार्ज इस पर नहीं होता, तो कोई कंपनसेशन का भी रिवाज या डैमेजेस का भी इस मुल्क के अंदर इतना वो इफेक्टिव नहीं है कि उस बंदे को कंपनसेशन मिल सके। तो आपने तो आखिरकार किसी प्रोसेस के जरिए जाना है, चाहे वो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें या पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो मुज़ाकरात के बगैर और चारा कोई नहीं है, ज़बरदस्ती काम जो है ना हो नहीं सकता। इन्होंने कोशिश की है काफ़ी, पहले इन्होंने बहुत रेजिस्टेंस की कि कोई ना कोई ज़बरदस्ती, तो अभी इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ज़बरदस्ती काम करना जो है मुश्किल है। आप ताकत देखो ना, स्टेट के पास होती है, अब प्राइवेट बंदे के पास ताकत नहीं होती। लोगों के पास जो ताकत है वो वोट की होती है, वो भी वोट की ताकत कभी आजकल के ज़माने में या पिछले 76-77 साल से पाकिस्तान में नहीं माना गया। तो ज़्यादा लोग यही है ना कि अपनी ताकत वोट के जरिए दिखाते हैं, बाकी बंदूक के जरिए तो लोग नहीं दिखा सकते अपनी ताकत। बंदूक की ताकत तो स्टेट के पास होती है।
तो वो जो स्टेट होती है वो हमेशा पावरफुल होती है बंदूक की, क्योंकि वो जब आप लोगों की वोट की ताकत को नहीं मानेंगे तो फिर स्टेट की ताकत है। तो उसके लिए एक वे फारवर्ड होता है। मिसाल के तौर पर अगर मार्शल लॉ लगता है, आपने देखा है 11 साल या 9 साल मार्शल लॉ रहा है और उस मुल्क के अंदर कितने 40-50 साल जो है वो मार्शल लॉ ने लिए हैं, डिक्टेटर आए हैं। तो लेकिन जदून साहब अवामी ताकत भी तो होती है ना। हमने दुनिया भर में देखा, टर्की में क्या हुआ था, हमने देखा था कि लोग जब टैंकों के आगे आके लेट गए थे, पूरी अवाम आ गई थी। अवाम तो खैर वहाँ पे इस तरह से अब नहीं निकली कि शायद वो वाला इनकलाब आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वकील जहांगीर जदून साहब और फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन अगले प्रोग्राम में।